बंगले तो कितने ही होते हैं, बड़े भी हुए हैं, छोटे, लेकिन ये सलमान रश्दी का काम है। सलमान रश्दी हमारे समय के सबसे बड़े लेखक हैं। इसकी कहानी मुझे करीब करीब, मैं आपको बता रहा हूँ शांता जी, 1994 या 95 में पता चली कि सलमान रश्दी का दिल्ली में बंगला। मुझे यकीन नहीं हुआ। और वो विवादित है, और वो विवाद उस बंगले के मालिकाना हक के लिए किससे चल रहा है? वो चल रहा था, दिल्ली कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। ये जब वाद विवाद चल रहा था तो उसी टाइम में 70 के दशक में अनीस अहमद की मृत्यु हो जाती है। हमारे जो लीगल सिस्टम है उस पर भी एक पूरा एक मतलब एक आप साबित करती है कि इतनी इंपॉर्टेंट आदमी जो है सलमान रश्दी, उनकी प्रॉपर्टी जो है 50 साल से उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी आज की हिमाचल प्रदेश में थी, उस टाइम तो हिमाचल पंजाब में ही रहा होगा, वो जो ऐसा सोलन में भी थी, सोलन में भी थी। तो जो ये है सलमान रश्दी, वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते थे और वो अंततोगत्वा उनको मिल गई थी। सोलन की प्रॉपर्टी मिल गई थी। सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन जैसी मशहूर किताबों के लेखक सलमान रश्दी जितना विवादों में रहे हैं उतना ही विवादों में रहा है उनका एक बंगला जो दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक सिविल लाइंस के पास मौजूद है। ये बंगला 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस बंगले के मालिकाना हक के लिए रश्दी आज भी अदालतों में लड़ रहे हैं। इस बंगले में उनके पिता ने काफी समय गुजारा था। कहाँ है ये बंगला और क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण बंगला है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बंगला है। और देखिए, बंगले तो कितने ही होते हैं, बड़े भी हुए हैं, छोटे, लेकिन ये सलमान रश्दी का बंगला है। सलमान रश्दी हमारे समय के सबसे बड़े लेखक हैं, है ना, सबसे बड़े, और मैं समझता हूँ बेखौफ लेखक हैं, और खूब पढ़े जाते हैं, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। तो ये उनका बंगला है। और इसकी कहानी मुझे करीब करीब, मैं आपको बता रहा हूँ शांता जी, 1994 या 95 में पता चली कि सलमान रश्दी का दिल्ली में बंगला। तो मैं एक नौजवान पत्रकार था मैं, तो मैंने कहा सलमान रश्दी का दिल्ली में बंगला, मुझे यकीन नहीं हुआ। और वो बंगला किसका है, और वो विवादित है, और वो विवाद उस बंगले के मालिकाना हक के लिए किससे चल रहा है? वो चल रहा था, दिल्ली कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, श्री भीखूराम जैन से था। तो मैं इस जानकारी को लेने के लिए उनके घर गया। जी, ये कहाँ पे था सर? उनका घर 54 नंबर राजपुर रोड में। जी। ये बंगला कहाँ है? ये बंगला है 4 फ्लैगस्टाफ रोड, बिल्कुल साथ साथ है। तो मैं उनके घर गया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में था, और मैं उनके घर गया। मेट्रो वगैरह तो होती नहीं थी, अपनी गाड़ी भी नहीं थी, तो बसों में धक्के खाते ही गया होऊंगा। तो पहले तो फ़ोन नंबर मिला और उसके बाद उनसे तय हुआ, तो उनके घर गया, फ्लैग 54 नंबर राजपुर रोड पे। राजपुर रोड और फ्लैगस्टाफ रोड, जैसा आपने ठीक फरमाया कि दिल्ली के सबसे मतलब कुलीन क्षेत्र हैं, 100 साल पुराने। आज भी आप जाइए तो बिल्कुल एक अलग ही एहसास होता है। समानांतर दुनिया है वहाँ पे, बॉन्टा पार्क, पूरी हरियाली, एक अलग दुनिया है ना। तो ये मुझे फिर भीखूराम जैन मिले, उनके बड़े से ड्राइंग रूम में चर्चा हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मामला है ये। तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, भीखूराम जैन के बारे में बताएं कि ये वो शख्स थे जिनका सलमान रश्दी के पिता के साथ एक डील हुई थी इस बंगले को लेके। आगे की कहानी जानते हैं सर से। बिल्कुल। तो मैंने इनसे पूछा ये मसला क्या है और इसमें सलमान रश्दी का क्या एंगल है जी, इस पर उनका क्या एंगल है। और जैसे मैंने बताया 1994 की बात है, ये 1994 या 95 की बात है। तो तब मुझे उन्होंने कहानी ये बताई। ये कहानी की जो शुरुआत है ये 1970 के दशक में शुरू होती है कहानी। 1970-71 में ये शुरू कहानी होती है। उन्होंने कहा कि भीखूराम जैन बड़े व्यापारी थे, है ना। डीसीएम ग्रुप की जो कंपनी थी दिल्ली का, दिल्ली क्लॉथ मिल ग्रुप जो था, उसके ये दशकों डायरेक्टर भी रहे। तो ये 54 नंबर में ही रहते थे जी, है ना। और ये मूलतः ये पहाड़ी धीरज के थे,
दिल्ली में जैन समाज का जो गढ़ है वो पढ़ी धीरज है। तो ये वहाँ से यहाँ पे आए थे 54 नंबर। इनका परिवार बड़ा हो रहा था, तो उस क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका नाम था लज्जा राम कपूर जी। लज्जा राम कपूर जानते थे, इनको भी जानते थे, और उस समय छोटा शहर था, मैंने कई बार बताया, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। और तो सलमान रश्दी के जो फादर थे वो एक वकील थे जी। उनका नाम था अनीस अहमद रश्दी। तो उन्होंने लज्जा राम कपूर से बात की थी। लज्जा राम कपूर जो थे वो बेंगलुरु रोड वगैरह में उनका दफ्तर था, तो उन्होंने बात की कि भैया ये मेरा जो घर है 4 नंबर फ्लैगस्टाफ रोड, बहुत ह्यूज बंगलो है ना, और मैं समझता हूँ 1 एकड़ से कम नहीं होगा जी। है ना। उसके आगे बड़ा लंबा चौड़ा बगीचा है, घर है सर आगे पीछे, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब लंदन में रहता हूँ, तो उसको किराए पे दिलवा दो। तो लज्जा राम कपूर से शायद कभी भीखूराम जैन ने कहा बात होगा की होगी जी। तो भीखूराम जैन ने मुझे बताया कि लज्जा राम कपूर मेरे पास आए कि साहब ये बंगला ले लो। कहता मेरा परिवार का विस्तार हो रहा था, बढ़ रहा था, बच्चों की शादियां वगैरह हो रही थी, तो बहुएं आ रही थी, बच्चे हो रहे थे। तो कहता कि मैंने उनको कहा कि यार मुझे दिलवा दो, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल साथ ही है ना। तो इनके लिए आसान था, एक जगह से दूसरी भाई जगह पास ही शिफ्ट है ना, एक जॉइंट फैमिली भी बनी रहेगी और साथ साथ भी रहेंगी, अलग भी हैं और साथ भी हैं। तो कहता कि मैंने वो फौरन मैं तैयार हो गया, मैं फौरन तैयार हो गया, और कहता हमने ले लिया। अब मुझे ये याद नहीं कि वो किराया कितने पे दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-4 हज़ार रुपए होगा या इससे भी कम है। तो कहते कि वो 5-6-7 महीने या 8 महीने चला जी। है ना, ये सिलसिला 1970 की बात है ये 70-71 की बात है जी। और शांता जी उसके बाद कहते कि भीखूराम जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, कहने लगे कि वो 7-8 महीने चला, हर महीने उनका कोई बंदा आता और हम उसको पैसे दे देते। वो उस टाइम बैंक ट्रांसफर वाला मामला तो था नहीं, और तब तक तो वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, वो तो उनका चले गए थे, वो लंदन में ही रहते थे। लेकिन यहाँ पे था, लंबा चौड़ा कुनबा था। जैसे वो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि वो यहाँ पे दिल्ली 6 के ही थे, और दिल्ली 6 के ही थे, तो यहाँ पे सब था ही। आप भाई लंदन चले जाते हो तो यहाँ की रिश्तेदारियाँ सब कुछ खत्म थोड़ी होती हैं, है ना। तो यहाँ के ही थे। तो वो जब 7-8 महीने या 1 साल जब सब ठीक रहा, चल रहा था, तो कहते एक दिन लज्जा राम कपूर सुबह सुबह मेरे पास फिर आए। तो मुझे समझ नहीं आया किस लिए आए। तो कहने लगे कि आपसे के साथ चाय पीनी है। मैंने कहा पियो, चाय पियो। तो चाय नाश्ते में कहने लगे कि जैन साहब, वो अनीस अहमद जो हैं वो अब कह रहे हैं कि अब मैं वापस तो आऊँगा नहीं, आप इसको खरीद ही लीजिए, घर को, इस बंगले को खरीद लीजिए। तो कहते कि मैंने कहा कि यार मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो। तो बात ये हुई 3-3.5 लाख तक की थी। कहते भाई 70-71 में 3.5 लाख एक सब्सटैंशियल अमाउंट था। आज का तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, कितने उसमें जीरो लगेंगे आई डोंट नो। तो कहता कि मैंने कहा कि बॉस ये प्रपोजल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि घर बहुत अच्छा है, अब जो रह भी रहे हैं, जो परिवार रह रहा है, तो एक आइडियल सिचुएशन है, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से इसको मैं कंसिडर करूंगा, इस प्रपोजल को। मुझे 2-1 दिन का टाइम दे दो। ये तो है भाई, एक बड़ा डील है, उसके लिए आदमी तुरंत फैसला थोड़ी लेता है। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद लज्जा राम जब आए तो उन्होंने कहा कि डील डन करो आप। अच्छा, डील डन करो। काफी जल्दी में थे सलमान रश्दी के जो पिताजी थे अनीस अहमद। हाँ, मतलब ये था कि भाई मैं डील, नहीं उन्होंने कहा कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। और उस टाइम जब वो आए थे, वो कनॉट प्लेस में मरीना होटल में ठहरे थे। मरीना होटल दिल्ली के पंजाबी समाज का होटल है। वो वहाँ पे बैठ रहते थे। और मतलब विषयांतर हो रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गांधी जी की जब हत्या करने नाथूराम गॉडसे गए थे तो वहाँ भी ठहरे होते और वहाँ से ही गए थे 30 जनवरी को, मरीना होटल में। यस। उसे आज हम किस नाम से जानते हैं सर? वो मरीना होटल ही है, उसका नाम कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन उसका मूल नाम तो मरीना होटल ही है, कनॉट प्लेस में है, कनॉट प्लेस आउटर सर्कल में है ना। नाथूराम गोडसे वहाँ रुका था और वहाँ से उसने जाके, यस, और टैक्सी उसे पकड़ी थी रीगल से, रीगल मिली थी। बल्कि 20 तारीख को भी जब ये लोग गए थे तो वहाँ से ही थे। तो वो तो मशहूर है इस वजह से। तो ये दिल्ली के पंजाबी मुसलमानों का होटल है। तो अनीस अहमद जो थे दिल्ली के थे, और ये मतलब एंग्लो अरेबिक स्कूल की मैनेजिंग कमेटी वगैरह में भी थे, वकील थे, सफल प्रैक्टिस थे,
और शाम को ही आमतौर पे उनको वो मरीना होटल इसलिए भी सूट करता था, उनकी जान पहचान के लोगों का था और चांदनी चौक वगैरह के लोगों का था। और दूसरा ये वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते थे, और कॉफ़ी पीते हों या कुछ और भी पीते हों, भगवान जाने। तो ये वहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ पे रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार उनसे मुझे मिलवा दो, अनीस से मिलवा दो। जब दोनों एक टेबल पर बैठेंगे, है ना, अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, तो जो 3.5 की बात है तो वो कुछ मैं कम करवाने की कोशिश करूंगा और वो कुछ बढ़ने की बात होगी, है ना। तो वो होता ही है ऐसे फैसलों में, ऐसे डील्स में। तो कहता है कि वो आ गए, वो मेरे घर आए, तो कहते 3.5 पर ही बात बन गई। और कहते 3.5 पे बात हो गई, सब 3.5 लाख की हम वो ले लेते हैं, जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में 250-300 करोड़ से कम का वो घर नहीं होगा। भाई पिछले 50-60 में दिल्ली में कितनी ज़मीन की कीमतें बढ़ी, और वो तो बहुत प्राइम लोकेशन है ना। मतलब एक बहुत ही एलिगेंट जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। भीखूराम जैन जो थे, उन्होंने उनको एक बयाने के तौर पे 60-70 हज़ार रुपये उनको दे दिए। 60-70 हज़ार, आप फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई छोटा अमाउंट नहीं था, है ना। उनको वो दे दिए। अब ये था कि भाई जो शेष जो पैसा था, और वो आपको 6 महीने या साल भर बाद देने की बात थी जी। ये देने की बात थी, ये हर डील में होता है, ये हर डील में होता है। उन्होंने 60-70 हज़ार रुपये जो उनको लिया अनीस अहमद ने, उसके बाद उन्होंने दोनों ने लज्जा राम कपूर को उसकी सर्विस के पैसे दे दिए। जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, दोनों ही देते हैं ना, तो उसको दे दिया। अब ये हुआ कि साहब ये डील डन हो जाएगी, 6 महीने या 8 महीने का जो टाइम था, अब पैसा होगा, बात खत्म हो जाएगी। तब तक जैसे हमने पहले बताया कि भीखूराम जैन का परिवार इसमें रहने लगा था, सलमान रशीदी के पिताजी के घर में रहने लगा जी, बिल्कुल रह रहा था। उनका 1-2 बच्चे, हाँ, तो अब एक तरह से ये हो गया कि अब तो ये भैया हमारा घर हो गया, है ना, अब तो हमारा घर हो गया, आपने एडवांस दे दिया है, बात खत्म हो गई है। अच्छा, वो भी इसी भाव से गए थे कि यार अब हमें लौट के आना नहीं है। और ऐसे कई लोगों ने किया कि जब नहीं आना तो फिर अब चले ही जाते हैं, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि 6-7-8 महीने के बाद, अभी ये समय चल ही रहा था कि लज्जा राम कपूर इनके पास आए, ये भीखूराम जैन के पास, वो पैसे बीच उनको बुला रहे थे कि भैया उनको बुला लो, फिर अनीस अहमद को बुला लो कि ताकि एक ही बार में 1 टाइम पेमेंट हो जाए जी। ये आए तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या आ रहे हैं, इनको लगा, भीखूराम जैन को लगा कि शायद डील फाइनल हो रही है। उन्होंने उनको जो बताया उससे तो वो बिल्कुल उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अनीस अहमद कह रहे हैं कि भैया मुझे डील ही नहीं करनी, मुझे डील ही नहीं करनी। उन्होंने कहा यार, उन्होंने पैसे लौटाए? नहीं, पैसे भी नहीं लौटाए, डील नहीं करने। और जो पैसे तो अच्छा, वो लंदन से बातें हो रही हैं, है ना, खुद वो उपलब्ध भी नहीं है, वो बातचीत नहीं कर रहे थे, लज्जा राम कपूर के माध्यम से बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये अब डील इतने टाइम हो गई है, सारी चीज़ें लिखित पढ़त में हैं, अब ऐसे डील थोड़ी टूटेगी। अब जैसे आपने पहले हम बात जब कर रहे थे, हो सकता है उनको ज़्यादा पैसे की ऑफर हो गई हो, है ना। जो बायर होता है ना, वो आमतौर पे यही होता ही है, बायर को ये लगता है कि भाई मेरे जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा की है और वो कम में ली जा रही है। हर बायर के जहन में रहता है, हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, है ना। वैसे ही हर जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान अपना बेचता है या प्रॉपर्टी बेचता है, उसको लगता है उसको कम मिल रहा है जी। तो अब ये अड़ गए, भीखूराम जैन, है ना, ये अड़ गए, उधर ये बेचने के लिए तैयार नहीं। ये जब वाद विवाद चल रहा था जी, तो उसी टाइम में 70 के दशक में अनीस अहमद की मृत्यु हो जाती है। ये जो मृत्यु होती है, ये मामला इससे बिल्कुल एक तरह से एक उस स्थिति में आ जाता है कि ठंडे बस्ते में चला जाना, ठंडे बस्ते में कि अब इसका होगा क्या जी, है ना। उस टाइम तक देखिए कि 70 के दशक में 70-72 तक सलमान रशीदी की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी,
वो इस केस को परस्यू करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने बोला था कि वो 1-2 बार इधर आया जब छोटा था। सलमान रश्दी। हाँ, वो इधर तो मतलब घर की तरफ मतलब घर में आया था। घर में आए थे। घर में आए थे। अच्छा। भाई हो सकता है उन्होंने कुछ हिस्से को रखा हुआ हो, जी। है ना, कुछ हिस्से को रखा तो आया था, तो ये उनको याद था। तो बड़े बुजुर्ग थे भाई। तो अब ये जो मामला था ये ऐसा बिल्कुल जैसे समझ लीजिए कि बिल्कुल वो हो गया कि इसका कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक कि आपने शायद घर, जो मेरी समझ है कि घर जो है मेरे कब्जे में तो है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि वो मेरा नहीं है ना। आपका मतलब वो पेपर्स में मेरे पास नहीं है, पेपर्स में नहीं, हालांकि मेरे कंट्रोल में है ना, मेरे कंट्रोल में है, बट रियल टर्म्स में मेरे पास नहीं है। ये जब स्थिति बनी, अब ये हुआ ये कि ये केस मुझे जो लगता है ये 80 में, जब सलमान रशीदी को ये 80 के दशक के अंत में, अब वो ग्रो कर चुका था, ग्रोन अप मैन हो चुके थे। उनका एक घर उनके पिताजी का और था, जो मैंने शायद आपको नहीं बताया अभी तक। वो अच्छे खासे वकील थे, उनकी प्रैक्टिस थी, दिल्ली में वकील थे। हम उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो वकील थे, तो पैसे वैसे तो थे उनके पास। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी आज की हिमाचल प्रदेश में थी, उस टाइम तो हिमाचल पंजाब में ही रहा होगा, वो जो हिस्सा सोलन में भी थी, सोलन में भी थी। तो जो ये है सलमान रशीदी, वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते थे और वो अंततोगत्वा उनको मिल गई थी। सोलन की प्रॉपर्टी मिल गई थी। उसके लिए भी उन्हें अदालत अदालत का दरवाजा खटकाना, वो उनको मिल गई थी। जब वो उनको प्रॉपर्टी मिली तो मुझे लगता है वो उससे प्रेरित हुए होंगे, उनसे ताकत मिली होगी कि अगर मुझे वो प्रॉपर्टी मेरी मिल सकती है, मेरे जो पिता की प्रॉपर्टी है, जो मेरे परिवार की प्रॉपर्टी है, तो व्हाई आई शुड नॉट क्लेम फॉर माई दिल्ली प्रॉपर्टी, है ना, जो महंगी है, बेटर है। तो फिर उन्होंने इसकी कोशिश की, है ना, तो उन्होंने इसके लिए भी कोशिश की और फिर वो कोर्ट में गए। और लेकिन ये है कि साहब तब तक जमाना, जो अब मैं उनसे मिल रहा हूँ या 80s की बात है, और मैं मिल रहा हूँ भीखू राम जैन से 90s में, राइट। केस का है कब का है, 70 के दशक का, 20-25 साल हो चुके हैं। उस घर में भीखू राम जैन साहब को रहते हुए एक अरसा हो गया है, उसके परिवार को। आप उसी घर में मिले थे उनसे? ऑफ कोर्स, मैंने बताया तो 54 नंबर राजपुर रोड पे। नहीं, जो दूसरी बात है, नहीं, जो मैं फ्लैगस्टाफ रोड में नहीं मिला। भीखू राम जैन जो थे वो अपने 54 नंबर में रहते थे, वहाँ पे उनके बच्चे रहते थे। उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था, अच्छा, है ना, उन्होंने अपना घर नहीं, वो उसी में रहते थे। लेकिन ये मैं जैसे आपको पहले बता रहा हूँ, ये दिल्ली के जैन समाज का जो एक गढ़ है ना, वो क्या नाम मैंने आपको लिया था, देखिए कोई पहाड़ी धीरज। देखिए उम्र बढ़ रही है तो चीज़ें भूल भी जाता हूँ। तो पहाड़ी धीरज में दिल्ली की जो जैनी हैं अधिकतर वहाँ पे रहते हैं, मतलब जो पुराने जैनी हैं, है ना, जैन मंदिर भी हैं, और वहाँ पे प्रेमचंद भी है, एक दो बार आए। वहाँ पे एक बहुत हिंदी के मशहूर लेखक थे, जैनेन्द्र कुमार जैन भी वहाँ पे रहते थे, है ना, बहुत मशहूर। तो प्रेमचंद भी वहाँ पे आए, तो वो तो एक अलग बात है। ये जैनी जो है पहाड़ी धीरज की, वो मौजूदा हरियाणा के हैं, सोनीपत, पानीपत, है ना, ये यहाँ के, झज्जर वहाँ के हैं। पहाड़ी धीरज बड़ा दिलचस्प सा नाम है, मतलब इसकी अगर कहानी आप मुझे बताएं, क्या है? नहीं, वो थोड़ा पहाड़ी, वो नामों की कहानी है, थोड़ा पहाड़ी पे है, और उसकी पहचान बेसिकली जैन समाज का वो है किला है। दिल्ली में जैन समाज के अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, दिल्ली में, पुराने दिल्ली में पहाड़ी धीरज है ना, ईस्ट दिल्ली में बाहुबली एनक्लेव है, साउथ दिल्ली में ग्रीन पार्क है ना, और नॉर्थ दिल्ली में सीसी कॉलोनी, ये जैनियों के गढ़ हैं, यहाँ पे जैनी बहुत रहते हैं, है ना। इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी बट रिच कम्युनिटी, है ना, तो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये मूलतः वहाँ पे ही है, दिल्ली के जो पुराने जैनी हैं। तो इन्होंने कहा कि, तो अब ये मुझे, अब देखिए 70 का केस है, 90 के दशक में आप इनसे मिले? मैं 94-95 में इनसे मिला, तो ये तब की स्थिति है। उसके बाद से ये केस डिस्प्यूटेड चल रहा है साहब। इस बीच क्या हुआ कि भीखू राम जैन का भी निधन हो जाता है। अब जो कोर्ट में जो मामला है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर, वो सेकंड जनरेशन के पास आ गया।
अनीस इधर से अहमद भी is- सलमान रश्दी। अनीस अहमद हाँ। इज नॉट अराउंड, हाँ, भिकूराम जैन नहीं रहे, उनके बेटे लज्जा राम कपूर की क्या स्थिति है भगवान जाने, वो भी अच्छा। उसी एज ग्रुप के होंगे तो मुझे लग, और अगर वो तो वैसे भी अपने उन्होंने तो अपना काम कर हिस्सा दिया ले ही था। लिया हाँ, था, हाँ, हाँ। अब तो भाई वो तो उस तरह से थे नहीं। तो इनकी ओर से केस जो थे, भिकूराम जैन के बेटे जो हैं हम्म, उनका नाम है नरेन भिकूराम जैन, हम्म, वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, खूब बड़े दिल्ली के कारोबारी हैं, जी, बहुत लंबा चौड़ा काम है उनका, और पूरा परिवार ही है, दिल्ली की बड़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है ना, बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। और लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है सलमान रशीदी की, सलमान रशीदी तो लंदन में रहते हैं, वो तो भारत में आता ही कहाँ है। तो लेकिन उनके वकील के मार्फत ये केस लड़ा जा रहा था जी, लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए 71 से आज हम 20-25 में आ गए हैं, कितने साल हो गए, 53 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट अगर हम 50 आधी सदी हो गई है। हाँ, बिल्कुल हो तो गई है। ये कोई मतलब अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश तो दिया था कि 130 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी की जो है वो जैसे कहते हैं ना कीमत, वो तय की गई थी और कहा था कि भाई इस अगर जैन परिवार ये जो राशि है दे देता है तब तो ये उनकी हो गई, और अगर वो नहीं दे पाता तो वो दूसरा बायर ढूंढेंगे, और वो बायर उस निश्चित अवधि में उसको नहीं ले पाता है तो उस सूरत में 75 करोड़ रुपए में जैन परिवार को रश्दी परिवार दे देखिए, देगा। वो तो ये देखो, मामला हाँ, आगे नहीं बढ़ा। ये बढ़ा तो नहीं, देखिए ऐसा ना, रिव्यू का आपके पास जी, ऑप्शन हमेशा बिल्कुल। रहता ही है। तो ये केस जो है ये अभी भी चल रहा है। देखिए मैं लीगल जो पॉइंट से ज़्यादा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कई आयाम है। एक तो ये कि सलमान रशीदी की कोठी है, जी, वो इसको पाना भी चाहते हैं, है ना, वो खूब गंभीरता से इसको पाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये हमारे जो लीगल सिस्टम है उस पर भी एक पूरा एक मतलब एक आप साबित करती है कि इतनी इम्पोर्टेंट आदमी जो है सलमान रशीदी, उनकी प्रॉपर्टी जो है 50 साल से उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है ना। देखिए दोनों ही जो पार्टी हैं, जैन परिवार भी दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, सलमान रशीदी भी है, लेकिन ये लंबा खींचे जा रहा है, मतलब तारीखों पे तारीख, कोई मतलब इस तरह के केस जो हैं उनका निर्णय होने में वो कितना वक्त लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैं एक बड़े वकील के पास बैठा था, तो हुआ ये कि एक कोई व्यक्ति आया और बहुत बड़ा डिब्बा लेके आया मिठाई के, बहुत मतलब विशाल, दिवाली का टाइम भी नहीं था, 2-3 बड़े डिब्बे लेके आया। तो उसके बाद वो चला गया, मुझे सज्जन से थैंक यू की बातें हुई, उसके चला गया। तो मैंने उसको बोला, वकील साहब जो थे मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैंने कहा कि सर क्या कोई किसी को मतलब बरी करवा दिया, क्या हो गया, एक्विट हो गया? कहता अरे यार छोड़ो। मैंने कहा क्यों सर? तो फिर ये इतना धन्यवाद प्रस्ताव जो पारित हो रहा था तो कहने लगे कि नहीं यार, बेल मिली है, एक बार बेल मिल गई तो वो आदि आपकी विजय है, उसके बाद तो केस चलता रहता है ना। दैट शोज कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, निकल जाती है, केस खत्म नहीं होता। हाँ, केस खत्म नहीं होता। तो मतलब ये है कि भैया अंतिम निर्णय तो पता नहीं कब होगा, बेहतर ये है कि बेल ही ले लो, है ना। एक तो एक्विट होना या कन्विक्ट होना तो बहुत दूर की स्थिति है, बहुत देर की स्थिति है। दैट इज द पॉइंट, है ना, दैट इज द पॉइंट। तो आप जो पहले आपने पूछा ना अनीस अहमद कौन थे, हाँ, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सलमान रशीदी के जो पिता थे अनीस अहमद, वो कौन थे, वो दिल्ली में उनका क्या काम करते थे? वो देखिए अनीस अहमद जो मैंने बताया कि दिल्ली वाले ही थे जी, है ना। इनका परिवार जो था ये पहले बल्ली मारान में रहते थे। ये बल्ली मारान में रहते थे। देखिए बल्ली मारान गालिब साहब का, मिर्ज़ा गालिब साहब की जगह है ना। और वहाँ पे मतलब दिल्ली की बहुत तारीखी जगह है बल्ली मारान। तो ये वहाँ पे रहते थे और इनका कुछ कश्मीर कनेक्शंस भी थे। इनकी मदर तो अनीस की जो वाइफ थी है ना, वो कश्मीरी थी, मतलब उनके कश्मीर कनेक्शंस भी थे। ये 30 हज़ारी में प्रैक्टिस करते थे, देश विदेश में गए थे, है ना, अपने पढ़ाई के लिए। और 30 हज़ारी पुराना कोर्ट है, वहाँ पे ही थे। ये देश की आज़ादी से पहले का कोर्ट है 30 हज़ारी। तो वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और एंग्लो अरेबिक स्कूल दिल्ली का एक तारीखी स्कूल है, उसकी गवर्निंग बॉडी में भी थे। तो पैसा वगैरह जब आया ना, तो दिल्ली में जो क्या हुआ कि दिल्ली के जो पुराने लोग थे, जो पुराने दिल्ली के लोग थे, हिंदू या मुसलमान, जब इनके पास पहले ही पैसा आया तो सबसे पहले ये फ्लैगस्टाफ रोड, बेंगलोर रोड, सिविल लाइन्स में गए, है ना। अब मुझे लाला भरत राम बताते थे कि वो
जो DCM कंपनी के मालिक जी। थे, मतलब लारी श्रीराम के बेटे थे, तो वो भी पहले सिविल लाइंस में ही गए थे, चांदनी चौक से सिविल लाइंस में गए थे। भिखुराम जैन जो थे पहाड़ी धीरज से यहाँ पे ही आए थे, ये जो है फ्लैगस्टाफ रोड में आए थे, है ना। ये भी 50 बल्ली मारान से उठ के वहाँ ये गए। ये जी। पैसा आया जी। तो बल्ली मरान से ये फ्लैगस्टाफ रोड में आ गए, है ना। ये जी। जो घर था ये फ्लैगस्टाफ रोड में आई, इन्होंने 50s-60s में ले लिया था ये घर, जी जी। है ना। तो इसको और ये वहाँ रहे भी थे ऑफ कोर्स, सलमान रश्दी, लेकिन वहाँ पैदा नहीं हुए थे। नहीं वो तो लंदन हाँ, में पैदा हुए, हाँ, हाँ, लेकिन ये है कि वो पैसे, बल्कि ये पैसे वाले थे, जी। तभी तो रहेगा भैया। फ्लैगस्टाफ रोड में अगर 1950 में कोई घर 50,000 का भी मिल रहा है तो कौन लेगा, जी, है ना। तो ये पैसे, तो वही मैंने बताया ना कि जो सबसे पहले जो लोग निकले वो यहाँ पे गए, या नई दिल्ली की अगर कॉलोनी की बात की तो पुरानी दिल्ली की कॉलोनी तो बंगाली मार्केट में गए, या 50 के दशक में आते आते फिर सुंदर नगर बना, जी। है ना। तो ये जो लोग थे ये यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये यहाँ पे शिफ्ट हुए, और लेकिन सलमान रश्दी को यहाँ पे उस तरह से रहना कभी नसीब नहीं हुआ, है ना, रहना कभी नसीब नहीं हुआ। और मुझे अब शक है कि कभी ये उनको मिल पाएगा घर। मतलब मुझे जो हमारा इधर के जो लीगल सिस्टम है और डिलीवरी जो है उसकी इतनी देर 50 से, साल लगभग हो गए, 50 साल और गुजर जाएंगे, एक और पीढ़ी निकल जाएगी उनकी। नहीं यार, देखिए इन्होंने इस केस में इन दोनों पक्ष पार्टियों ने दोनों ही कितना पैसा, मजबूत पार्टियां हैं। हाँ मजबूत तो हैं, लेकिन आप ये देखिए कितना खर्चा तो वही होगा। अब वो हो गया तो मजबूत तो खैर है। देखिए भिखुराम जैन जो थे 1980 में चांदनी चौक से सांसद बने थे जी। सांसद बने थे, बड़े लीडर थे कांग्रेस के, स्वाधीनता सेनानी थे। तो स्वाधीनता सेनानी थे तो मतलब ऐसा नहीं है ना, स्वाधीनता सेनानी को भी तो कुछ तो करना पड़ता है, तो व्यापारी भी थे, है ना। रोज तो क्रांति नहीं होती, जैसे एक बार हमने पहले भी बताया था। उनके नाम पे दिल्ली में सड़क है भैया, सिविल लाइन्स इलाके में भिखुराम जैन मार गए, तो वो वैसी थोड़ी होगा। बल्कि एक पहले जो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उसको डेसू कहते थे, हाँ, है ना। हाँ, डेसू की वो चेयरमैन भी रहे थे। अच्छा, भिखुराम जैन, अरे 40 वगैरह के दशक में, है ना। वो नगर निगम पार्षद थे, बड़ा लंबा करियर था उनका, बड़ा लंबा करियर था भैया। एक बार बताओ कि जो 50 के दशक में या 60 के दशक में राजपुर रोड पे कौन रहेगा, है ना। 60 के दशक में सबसे पॉश इलाका था उस समय भी, आज भी बहुत नो डाउट, अभी भी ह्यूज कोठी है, ह्यूज कोठी उनकी, है ना। मैं तो एक जीन्स और कुर्ता पहन लेके गया और झोला लेके, ताकि यथार्थवाद टपकता रहे, है ना। तो वो देखिए खैर हम पत्रकार उस तरह से हमारा लक्ष्य भी नहीं था, है ना। वो व्यापारी थे, तो वो उस तरह से रहते थे वहाँ पे, वो तो ये डील थी। और इस तरह की देखिए ये जो इस केस है शांता जी, इस बात को हमें समझना चाहिए कि दिल्ली नहीं पूरे देश में ऐसे हजारों केस हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े हों या दूसरे, जिसमें समाना लग जाता है। बिल्कुल। आपको उस मतलब अपना मिलने के लिए, मेरा एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक दोस्त था, उनका गुलमोहर पार्क में घर था। मैं तो सतीश सागर एक तभी भी था, अमिताभ बच्चन के घर के पास ही, तो उनके घर में किराएदार आया, उसके बाद वो 25 साल के बाद निकला। कनॉट प्लेस की कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे लोग आज भी सालों पुराना जो है किराया दे रहे हैं और वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरा एक दोस्त था कनॉट प्लेस में, मैंने तो कनॉट प्लेस पे किताब ही लिखी है, तो एक दिन मैंने उसके ऊपर लिखा, तो उसकी श्रीमती जी मुझे कहने लगी, विवेक जी हमारे ऊपर प्लीज मत क्या कीजिए, बड़े वो कातर भाव से। मैंने कहा क्या हुआ भाभी जी, शी इज अ चाइनीज। तो कहने लगी कि लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कि इसकी ओनरशिप वाला कोई मसला आ जाएगा, क्योंकि वो इसलिए चाह रहे थे कि मीडिया से दूर रहे। भैया 74 रुपए दे के रह रहे हो, नीचे, है ना, वो एक त्रिशूल पिक्चर का गाना है ना, कि नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, नीचे आपका घर है और ऊपर रह रहे हो सीपी में, 75 साल से रह रहे हो, कोई छोटी बात है? सही बात है ना। उसके किराए लाखों रुपए होंगे। बिल्कुल। सीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है बताइए? कमर्शियल कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने मॉल बना लीजिए, है ना, कोई मॉल बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, आसपास कितने शहर बसा लीजिए, हाँ, लेकिन सीपी का जलवा बरकरार है। बिल्कुल, सीपी का कोई तोड़ नहीं है, उसका तोड़ नहीं है। हाँ। और सुनिए, मैं जो सलमान रश्दी का घर है, इसके पास दो बहुत ही, सलमान रश्दी का घर का है, भिखुराम जैन का घर का है, उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण घर और है। मजेदार बात कही आपने कि सलमान रश्दी का घर का है या फिर भिखुराम जैन का, क्योंकि
भाई दावा और तो दोनों ही डिस्प्यूटेड पक्ष है, कर रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ, डिस्प्यूटेड है। तो उसमें हम किसी को जी। जजमेंट देने वाले कौन है? वो एम आई, जी। है ना? तो तो उस सर इस घर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था हाँ, वो ये था कि आप जब भीखूराम जैन से मिले थे तो उन्होंने आपको एक बात कही थी कि अगर सलमान रश्दी के पिता या मुझसे आके मिलते और कहते कि मुझे ये डील नहीं करनी है तो शायद मैं इस बात को मान भी जाता। देखिए वो बिल्कुल, वो उनको ये इस बात का मना था। देखिए वो एक अलग किस्म के आदमी थे। जी जी। वो थोड़ा सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, हाँ। और कि उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ आप मजाक क्यों कर रहे हो? हम्म, आपको मतलब किसी की लज्जाराम कपूर को भेज रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, हम्म, आपको नहीं करनी, आप मत करो यार, हम्म, है ना? लेकिन मुझे आप मतलब ऐसे अंधेरे में मत रखो, स्पष्ट चीजें होनी चाहिए, है ना? और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भैया ज़्यादा पैसे की बात है, 50-60 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये की बात है, तो तुम मेरे से बात कर दो, मैं दे देता हूँ, है ना? लेकिन जब उस तरफ से कम्युनिकेशन ही बंद हो गया, है ना, जब अनीस अहमद बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, सीधे बात ही नहीं बात ही नहीं कर रहे थे, तो देखिए ये भी अड़ गए। हाँ, ये भी अड़ गए। देखिए छोटा मोटा आदमी तो थे नहीं सही ये, बात है। ना बड़े आदमी थे। मैंने जो आपको बताया डेसू की कमेटी के चेयरमैन थे, बाद में सांसद बने। अरे सांसद बने, बड़े लीडर थे, चांदनी चौक से सांसद थे, पैसा भी था, धन भी था, राजनीतिक ताकत भी थी, स्वाधीनता सेनानी थे, उनके नाम पे सड़क है, उनके नाम पे सड़क है। तो उसके बाद वो मामला वो गड़बड़ हुआ, है ना, फिर वो अड़ गए, तो मामला इतना देर हुआ कि अभी तक उसका हल ही नहीं हुआ। मैं जो दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको अच्छी लगेंगी, कि इसी घर के पास रेखा की ससुराल भी थी, अभिनेत्री रेखा, हाँ। उसकी ससुराल, उसने शादी की थी मुकेश अग्रवाल, है ना? तो वो हॉटलाइन एक कंपनी थी, उसका मालिक था जी। तो वो वहाँ पे उसी एरिया में थी, सिविल लाइंस में। अच्छा। है ना, ये सिविल लाइंस के साथ साथ ही तो है उसी एरिया, मतलब एक सड़क सिविल लाइंस है, दूसरी सड़क फ्लैगस्टाफ रोड है, साथ साथ ही ये इलाका है। तो उसकी भी ससुराल वहाँ पे ही थी, और उसके भाई जो था, मुकेश का बड़ा भाई, वो बड़ा नामी आदमी था, उसको सब मामा जी कहते थे, उससे जो बड़े लोग थे वो भी उसको मामा जी कहते थे। अच्छा। तो वो बहू बन के वहाँ पे ही आई थी, उसी घर में आई थी, और वहाँ कुछ महीने वो रही भी थी, मुंबई वापस कुछ दिन रही थी। तो लेकिन ये था कि मुकेश अग्रवाल के लिए कहते हैं कि साहब, वो कहता उसको, देखिए रेखा कोई सामान्य महिला तो थी नहीं, वो कहता था कि तू मेरे पास ही रह। अरे मुंबई में उसका कोई कार्यक्रम है, उसको जाने नहीं दे रहा था, तो वो चली गई थी। देखिए रेखा असाधारण महिला है ना? तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक है, और अभी भी उसका एक मामला है। तो वो चली गई थी, फिर बाद में ये सुसाइड कर लिया उसने, बड़ा मामला रहा। फिर ये वहाँ से वो परिवार चला गया था, किसी फार्म हाउस में चला गया था। हालांकि मुकेश कुछ टाइम फार्म हाउस में भी लेके जाने की बात थी कि तुझे मैं वहाँ पे ले जाता हूँ, लेकिन वही जो हम बात करें, तो मुंबई के जो बांद्रा में रहने वाले को कोई फार्म हाउस तो उस तरह से आकर्षित करेगा नहीं, है ना? भाई उसके पास, रेखा के पास किस चीज़ की कमी है ना? रेखा के पास किस चीज़। दूसरा जो घर है, रेखा अपार्ट फ्रॉम रेखा, भीमराव अंबेडकर जी भी तो वहां पे ही रहते थे, जिसपे हमने स्मारक बनाया, जिसमें भी हमने कार्यक्रम भी किया, तो वो भी वहां पे ही रहते थे, है, वो भी उनका घर था, है ना? तब तक तो घर उसी रूप स्वरूप में था। तो वहां पे तो बहुत ही बड़ी हस्तियां रही हैं, वहाँ पे एक दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी का एक बिल्डिंग है, दिल्ली के एलजी भी वहाँ पे रहते हैं, है ना? राजनिवास मार्ग, यस। और इस कोठी के पास अरविंद केजरीवाल रहते थे। अगला घर तो अरविंद केजरीवाल थे, जिसको शीश महल कहते थे, है ना? जो तो काफी चर्चा में रहा विभिन्न कारणों से, वो रहता था भाई। अब देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जिधर रहेगा वो क्या जगह होगी, फिर दिल्ली का विधानसभा वहाँ पे 5 मिनट की दूरी पे, तो वो तो सबसे एक खास जगह जो है दिल्ली की, उसमें से एक था। शीश महल में अभी कोई रहता है सर? अभी तो मुझे नहीं रहता, और खाली पड़ा। और मुख्य जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगी वहाँ पे जी। तो बल्कि वो तो अभी शायद उन्होंने कोई अपना घर भी नहीं लिया है, उन्होंने अभी अपना घर भी नहीं लिया, अभी तो शायद वो अपना जो घर है उनका नॉर्थ दिल्ली में शालीमार बाग में, उससे ही वो ऑपरेट करती हैं। वो ले लेंगी या नहीं लेंगी, वो तो उनका अपना निजी फैसला है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना? वो ये है कि मतलब ये मुझे नहीं लगता कि ये मिलने जा रही है जी। मतलब मेरा हंच है जी, है ना? 53 साल हो गए,
फिर देखिए लड़ने की भी तो कोई उम्र होती है, कितने साल तक आप लड़ोगे किसी क्या से? रश्दी कभी गए अपने इस घर में बचपन में कुछ समय नहीं आप नहीं, वो रहे तो जब मुझे आपने मुझे बताया मुझे? मुझे बताया है। जी जी देखिए कि मेरी जब छोटे याददाश्त थे तब कमजोर गए तो थे। हुई है, लेकिन जी। इतनी भी नहीं हुई कि ये मुझे उन्होंने डेफिनेटली बताया कि वो जब उन्होंने कहा हम्म था कि भाई वो जब छोटा था तो आया है, हम्म जब छोटा था तो आया है। जी तो और बड़े उन्होंने मुझे अच्छी ढंग से, मुझे याद है उन्होंने बताया है। लेकिन र- अगर मुझे लगता है ये केस रशदी के पक्ष में बन जाने की संभावना तब होती है अगर वो यहाँ पे होते। जी। देखिए एक तरह लंदन हजारों किलोमीटर दूर से क्या लड़ोगे, है ना? ठीक है, वकील आपके लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो यहाँ पे होते तो शायद कुछ बात होती। हम्म और ये केस जो था, फिर वो अनीस भी नहीं रहे, हम्म है ना, अनीस भी नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला 3 लाख रुपए, ये तो पूरा तो नहीं दिया, लेकिन इनका भी मुझे लगता है कि वकीलों को फीस देने में भी पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया होगा इस परिवार का, है ना? दोनों ही परिवारों का। हाँ मतलब, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक परिवार कम से कम उसमें रह रहा है, नहीं नहीं वो दूसरे तो रह रहा परिवार है। के पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं रश्दी वो तो परिवार के पास। देखिए वही है, हाँ देखिए हाँ। किसी को गेन होता है, किसी को लूज होता है, कोई गेन करता है, कोई किसी को लूज पेन करता होता है। है। हाँ, किसी को पेन नहीं है कि जी जो लूज करता है उसको ही पेन हो रहा जी है जी ना? जी। बट देन ये तो आप मानेंगे कि भाई सलमान रश्दी के सामने हम्म भीखूराम जैन का परिवार भी क्या है, जो उसका मतलब एक मुकाम है, एक हम्म लेखक का जो मुकाम है। देखिए आप कितने बड़े महान बन जाइए, हम्म देखिए तुलसीदास के समय में भी कुछ तो बिल्कुल। उद्योगपति होंगे इस देश में, लेकिन उनको तुलसी कौन याद रखता कौन है? याद करता जी जी है ना? जी। कालिदास के समय में भी कुछ हम्म होंगे, हम्म, उनको कौन याद करता है? या खुशवंत सिंह के सामने कौन बड़े से बड़ा उद्योगपति, कौन जी। पानी भरता है? अच्छा सर, याद रखने से याद आया कि इस तरह की मांग भी मतलब कुछ जगहों से उठी कि भाई ये जो उनका बंगलो है जो विवादों में है, इसको उनको आ, एक स्मारक या कुछ इस तरह का घोषित कर देना चाहिए कि भाई सलमान रश्दी का घर था, ताकि लोग देखने के लिए आए। अगर ये डिस्प्यूट में है भी तो भी दोनों पक्षों से लेके इसको आप एक नहीं नहीं, स्मारक तो देखिए ऐसा है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज, शांता जी, स्मारक नहीं बनती है, जी है ना? जी इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो, वो तो देखिए हमारे देश में वैसे भी परंपरा नहीं है, जी है ना? अब मैं कभी आपसे तो कई बात भी हो रही थी कि अब जैसे नई सड़क के पास मुकेश का घर है, मुकेश बड़े सिंगर हैं, उनके बाद किसी ने शीला पट तक लगाने की कोशिश नहीं की, है ना? कि लोगों को पता भी नहीं होगा, अरे भाई, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आप कह सकते हो नहीं, काफ़ी लोगों को तो भाई पता ही है, हमें पता है, वहाँ के कई लोग हैं जिनको पता है। एक बार बताइए कि सर सैयद अहमद का घर है जी दरियागंज में, सर सैयद अहमद का घर, उनको कहते हैं पूरे जो साउथ एशिया के हम्म, मुसलमानों के सबसे बड़ी हस्ती थे। ये जो है गोलचा सिनेमा के पीछे, वो टूट टाट गया, ख़त्म हो गया। वहाँ पे किसी ने एक प्लाक तक लगाने की कोशिश नहीं किया। मैं और मेरे एक दो दोस्त हैं, हम शीला दीक्षित जी से भी कहा, कई लोगों से कहा, कोई किसी को मतलब नहीं होता, है ना? कभी कभी मुझे लगता है समाज भी बड़ा उदासीन होता है। अच्छा, खुशवंत सिंह की भी डेथ हुए 10-1 साल हो रहे हैं, जी एक सड़क का नाम नहीं किसी ने रखा है ना? हम गालिब गालिब करते रहते हैं, क्या खुशवंत सिंह गालिब से कम है क्या? कुछ मामलों में कम क्या, मतलब देखिए तुलना मैं नहीं करूँगा। एक बेहतरीन अंग्रेजी के राइटर, क्या खुशवंत सिंह का जो सिख हिस्ट्री पे जो उनका काम है, एक बड़े लेखक, कौन उनको पूछ रहा है? क्या डू वी रिमेंबर हिम? कोई याद करता है उनको, है ना? अरे भाई, उनके नाम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU, यहाँ पे इतने कॉलेजेस हैं, कोई चेयर ही स्थापित हो जाए, कोई सड़क का नाम हो जाए, ये हालत है अभी तो हम नाम बदलने में लगे हुए हैं। अभी। हाँ, तो चलो नाम बदलने में उनका नाम हो जाए, जी है ना? नाम अभी 1 तारीख को मेरा एक लेख भी छपा था, दिल्ली में एक खुशवंत सिंह के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था JS दारा। जी JS दारा बहुत बड़े मजदूर नेता थे, है ना? जीवन भर मजदूरों के लिए लड़ते रहे जी और वो बाद में उनकी अचानक से डेथ हो गई। वहाँ पे रहते थे खान मार्केट के पास, एक कमरे में रहते थे और गर्मियों में ही डेथ हो गई, कूलर तक नहीं था उनके पास। तो बॉस, कौन किसी को याद करता है ना? याद करने के लिए भी एक लॉबी चाहिए होती है, जो आदमी को जो ताकि लोगों को दरवाज़ा खटकाती दी रहे, उनके दिमाग उनको बताती रहे कि भैया याद करो। जाहिर सी बात है, कौन लोगों को याद करता है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन शायद इन बंगलों को वो लोग तो याद आते ही होंगे जो इन बंगलों में रहे होंगे, वो अपने मालिकों को याद ज़रूर करते होंगे, उनकी कहानियों को याद करते होंगे। सलमान रश्दी के दिल्ली वाले बंगले पर
ये थी हमारी आज की खास पेशकश बोलते बंगले में। बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो धन्यवाद, आने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बोलते बंगले में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।